नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार सहित किया 9 कन्याओं का पूजन। प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। आगामी केदारनाथ यात्रा के लिए मंगलवार से शुरू होगी हेलीकॉप्टर की बुकिंग। IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से ही बुक होंगे टिकट बुकिंग में फ्रॉड करने पर होगी सख्त कार्रवाई। और मसूरी स्थित मैगी पॉइंट के पास जंगल में लगी आग, वन संपदा को पहुंचा नुकसान। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू होने से भारत की विकास दर में 1.5% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में भी 4.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। सुश्री सीतारमण ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2029 के बाद ही एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। प्रदेश भर में आज रामनवमी का त्योहार आस्था व विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पूजा अर्चना की। उन्होंने 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की खुशहाली व प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। आदर्श और धर्म की साक्षात मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव का यह पुण्य अवसर हमें सत्य, कर्म, धर्म, करुणा और कर्तव्य परायणता का संदेश देता है। आइए इस शुभ दिन पर हम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राज्य और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। रामनवमी का यह दिव्य पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए, यही मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी तरीके से सामना करने तथा चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने मॉक ड्रिल को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों को आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से चारधाम यात्रा का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तथा SOP बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग मंगलवार से शुरू हो जाएगी। हेली कंपनियों के लिए टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से ही बुक होंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने बताया कि किसी अन्य प्राइवेट वेबसाइट या फिर निजी प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में फ्रॉड या फिर ब्लैक करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली हमारी तो एक ही वेबसाइट है जो कि IRCTC की वेबसाइट है और उसी के द्वारा हमारी बुकिंग्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन बुकिंग्स जो होती हैं वो हमारी जो काउंटर्स हैं वहाँ पे उसके द्वारा होती हैं। जो मॉनिटरिंग है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। CCTV कैमराज हो गए, जो हमारा स्टाफ है उसके द्वारा मॉनिटरिंग, जिससे कि कम से कम लोगों को वहाँ सुविधा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका के मुताबिक इसी महीने केंद्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एजेंसी केदारनाथ धाम में होने वाली शटल सर्विसेज को लेकर निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद DGCA के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए केदारनाथ हेली सर्विस को हरी झंडी दी जाएगी। इसके अलावा बद्री केदारनाथ मंदिर
समिति की भी हेली ऑपरेटरों के साथ बैठक ही है। इसके तहत शटल और चार्टर के जरिए आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था के लिए श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी एक दिन पहले मंदिर समिति को देनी होगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास जंगल में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मसूरी वन प्रभाग, फायर सर्विस और पुलिस को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद सभी संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर स्थानीय लोगों के सहयोग से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय दुकानदार अमित कुमार ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मैं यहाँ एक छोटा सा कैफे चलाता हूँ मेरी होस्ट के नाम से। मैंने अभी सुबह ही देखा कि यहाँ पर कुछ चिंगारी उठ रही थी दुकान के बगल से, और मैंने इसकी सूचना वन विभाग, पुलिस अधिकारी और अपना कंट्रोल रूम को दे दी थी कि आप तुरंत आएँ, यहाँ पे आग जो है विकराल रूप ले रही है। जिसके उपरांत उन्होंने एकदम तुरंत अपनी गाड़ियों को तुरंत आधे घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच गई थी। तीनों टीम महाराजपुर थाने के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर आ गए थे, और अभी 2 गाड़ियाँ खाली हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितना है। मेरी दुकान पर आ गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने बड़ी मदद करी, और हमारे लोकल जो पुलिस थाना है उन्होंने भी, और यहाँ मेरे जो गाँव के लोग हैं उन्होंने भी, हम सब ने मिलकर इस आग पर जो है काबू पाया अभी फिलहाल। मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि जंगल में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और अगर किसी के द्वारा आग लगाई गई होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वनाग्नि सीजन को देखते हुए मसूरी वन प्रभाग में 43 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं व 198 फायर वॉचर्स को वनों में तैनात किया गया है। वहीं वनाग्नि को रोकने के लिए ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। आश्रम के पास में जो है वो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी जो टीम है मौके पे भी, और जो है फायर ब्रिगेड को भी जो है बुलाया गया। तो आग पे तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, बट वो आग किस तरह से लगी उसके कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे आग लगी है वो सिविल क्षेत्र है, और बाकी आग लगने के कारणों का जो है वो पता लगाया जा रहा है। हमारे मसूरी वन प्रभाग में अभी तक 43 क्रूज स्टेशन जो हैं वो हमने बनाए हैं फायर की रोकथाम के लिए, जिसमें हमारे फायर वॉचर्स और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और जो वायरलेस सिस्टम है वो सब जो है अपनी जगह पे है। अभी तक जो है 198 फायर वॉचर्स जो है पूरे प्रभाग में हमने जो है वियोजित किए हैं, जो है अभी आग पे नज़र बनाए रखे हैं। खेल विभाग द्वारा देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में क्रॉस कंट्री दौड़ और हॉकी व फुटबॉल के मैत्री मैच आयोजित किए गए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस अवसर पर विजेताओं को सम्मानित किया। रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने की तैयारी में जुटना होगा। खेल मंत्री ने कहा कि 2036 के ओलंपिक के लिए हमने कम से कम 40 एथलीट तैयार करने की प्लानिंग की है। हाल ही में हमारा खेल लिगेसी प्लान तैयार हुआ है और इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जल्द ही नौकरी दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से खिलाड़ी जो है वो कई राज्यों को, कई देशों को जोड़ने का काम करते हैं, और मैं समझती हूँ कि इसी प्रकार से खेल और खिलाड़ियों को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रोत्साहन मिल रहा है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि और जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय 38 नेशनल गेम किया गया था और जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे खिलाड़ी आने वाले समय में और बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करेंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर का वार्षिक उत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय में वर्ष 2024-2025 के विभिन्न कार्यकलापों व प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा मेधावी छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। महाविद्यालय स्थापना के बाद पहली बार पहुंची उच्च शिक्षा निदेशक ने विद्यालय का निरीक्षण करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों और समस्याओं के बारे में जाना। वार्षिकोत्सव में लोकगीत, लोक नृत्य, माइम की प्रतियोगिता में शिक्षा विज्ञान और शिक्षा संकाय ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर अंजू अग्रवाल ने कहा कि महाविद्यालय का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
कॉलेज से तो मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और इस कॉलेज जो है पहले से ही एक विशिष्ट कॉलेज रहा है। यूपी के समय से ही इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं और मुझे उम्मीद है और जो मैं देख भी रही हूँ कि कॉलेज ने अपनी विशेषताओं को कायम रखा होगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।